ओके स्टूडेंट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आज हमारा लास्ट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या डिजायर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना। इज दैट क्लियर बच्चों? आरडीटी जो थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, उसका अल्टीमेट एम यही है कि फाइनल जीन प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन करना है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना। फाइनल एम तो यही है, तो आज अपन उसी फाइनल एम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम एट लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है हमें फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हमें ऑब्टेन करना है लार्ज स्केल पर कल्चर करके। इज दैट क्लियर? जैसे ही बच्चों हम इस टॉपिक की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अपन किसको कह रहे हैं। ठीक है ना? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है इसको समझना आपको जरूरी है बेटा। अगर कोई हमारा प्रोटीन इनकोडिंग जीन किसी हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, समझिएगा बात को, कि प्रोटीन एनकोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट। बेटा समझना कि प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट, यानी अगर कोई भी जीन किसी दूसरे होस्ट में अपना प्रोडक्ट बनाए तो अपन उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, इंसुलिन हमें प्रोडक्शन करना था, तो इंसुलिन का जीन हमने किससे लिया? ह्यूमन से। राइट? समझना जरा बात को, यानी इंसुलिन जीन वो कहां से लिया हमने? ह्यूमन से, यानी प्रोटीन इनकोडिंग जीन ह्यूमन का है। इज दैट क्लियर? और इंसुलिन हम एक्सप्रेस, इस जीन को एक्सप्रेस करवा रहे हैं हम इकोलाई में। दैट मीन्स प्रोडक्ट बन रहा है इकोलाई की सेल में, है ना? तो इकोलाई क्या हो गया? हेट्रोलोगस होस्ट हो गया। इकोलाई क्या हो गया? हेट्रोलोगस होस्ट हो गया, है ना? तो ये जीन इस इकोलाई में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहां से जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो इंसुलिन मिलेगी हमें, वो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिकॉम्बिनेंट। इज दैट क्लियर? तो किसी भी प्रोटीन इनकोडिंग जीन का हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होकर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको बोलेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? तो एक ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। बच्चों, हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है ना, तो देखो जो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है उनके सामने ये एक बड़ा जो है क्वेश्चन था कि लेबोरेटरी स्केल के प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर कैसे लाया जाए। तो लेबोरेटरी स्केल पर प्रोडक्शन करना तो आसान है, वहां तो बैक्टीरिया के लिए कंडीशन मेंटेन करना इजी है, लेकिन उस प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प ली गई, है ना, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। करेक्ट? तो लार्ज स्केल पर अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें जो नीड होगी बेटा, वो नीड होगी बायोरिएक्टर या फर्मेंटर की नीड होगी। इज दैट क्लियर? बायोरिएक्टर या फर्मेंटर ऐसी डिवाइस है जिनसे हम लार्ज स्केल पर कल्चर कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? 100 से 1000 लीटर एंड मोर, इससे भी ज्यादा। तो लार्ज स्केल पर हम कल्चर कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो भी कंट्रोल्ड, स्टेराइल यानी जर्म फ्री, जर्म फ्री तो नहीं बोलेंगे हम, कंटामिनेशन फ्री वर्ड ठीक रहेगा।
कंडीशन। तो बायोरिएक्टर वो डिवाइस है जिनसे हम लार्ज स्केल पर कल्चर या प्रोडक्शन कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड एंड कंटामिनेशन फ्री कंडीशन, है ना। इज दैट क्लियर? तो ये वो जो डिवाइस है उनको बायोरिएक्टर या फर्मेंटर बोला जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो डिवाइसेज हैं जिनसे हम लार्ज स्केल पर कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में, ठीक है ना, प्रोडक्शन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इनको अपन बायोरिएक्टर या फर्मेंटर बोलते हैं। करेक्ट बच्चों? ये भी डेफिनेशन आए तो आप कर सकते हैं ना। ओके। इसके बाद जो बायोरिएक्टर होता है बेटा, एक बायोरिएक्टर में क्या क्या यूनिट्स होती है, बेसिक आपको मैं बता रहा हूं। एक बायोरिएक्टर जो होता है उसमें एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना जरूरी है। क्या जरूरी है? एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना, यानी कंटामिनेशन फ्री कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कंटामिनेशन फ्री कंडीशन अपने को यहां पे देनी है। कंटामिनेशन का मतलब बेटा अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो वहां पर, अनडिजायरेबल जर्म्स वहां पर ना हो। इज दैट क्लियर? नहीं तो हमारे प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो एसेप्टिक कंडीशन बायोरिएक्टर में होनी चाहिए, है ना। ये कंडीशंस है बायोरिएक्टर, ठीक है ना। क्लियर? इसके लिए हम उसमें स्टीम्ड एयर दे सकते हैं, है ना, स्टरलाइजर यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जो कंटामिनेशन को अवॉइड करे। इज दैट क्लियर? इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर एनॉर्बिक भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है ना। फर्मेंटेशन प्रोसेस दोनों हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए मीडियम के अंदर, है ना। और एजिटेटर सिस्टम भी होना चाहिए, स्टीरर सिस्टम। स्टीरर क्या होता है? मिक्सिंग होती है। तो जो लिक्विड मीडियम हमने ले रखा है या जो सेल कल्चर है उसकी मिक्सिंग के लिए भी इसमें सिस्टम होना चाहिए। एजिटेटर सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना, जो मिक्स करता है, कल्चर को मिक्स करने का सिस्टम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडियम सूटेबल हो ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी हो, सेल्स की ग्रोथ अच्छी हो, ताकि प्रोडक्ट बेहतर बन सके। इस मीडियम में हमें यह भी ध्यान रखना है कि देखो बेटा, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इंडस्ट्री एक चीज पर टिकी हुई है, आपको पता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। मतलब मीडियम ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा कॉस्ट वाला भी ना हो और ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। दोनों बातें, है ना। सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी हो और कॉस्ट भी ज्यादा ना हो, क्योंकि ये कोई छोटे स्केल पे काम नहीं हो रहा है, ये बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। इज दैट क्लियर? और हो सके तो मीडियम के अंदर प्रीकर्सर होने चाहिए, एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए और जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ग्रोथ फैक्टर से ग्रोथ अच्छी होगी। अगर प्रोडक्ट का प्रीकर्सर उसमें अवेलेबल है तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। और एंटीबायोटिक्स जो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन से भी हमें प्रोटेक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम हमें बनाना है। न्यूट्रिएंट मीडियम में एक और चीज होनी चाहिए, वो है एंटी फॉर्मिंग एजेंट। देखिए बच्चों, जब लिक्विड कल्चर को मिक्स किया जाता है, आप भी कई बार देखना, कभी लिक्विड को जब मिक्स करते हैं, एजिटेशन करते हैं, स्टीरर प्रोसेस करते हैं, तो उसमें फोम बन जाते हैं। फोम यानी झाग बन जाते हैं। और जो फोम है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। तो अगर किसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में फोम बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो कल्चर को इनिबिट करेगा, है ना, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो मीडियम के अंदर एंटी फॉर्मिंग एजेंट हमें मिलाने चाहिए। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट अगर है तो वो फॉर्म नहीं बनेंगे, और फॉर्म नहीं बनेंगे तो माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी होगी। या तो आप मीडियम के अंदर एंटी फॉर्मिंग एजेंट मिलाओ, या फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास फॉर्म ब्रेकर होना चाहिए। फॉर्म को ब्रेक करने के लिए यूनिट होनी चाहिए बायोरिएक्टर के अंदर। ओके। इसके अलावा बायोरिएक्टर में
पीएच टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी होनी चाहिए, एज वेल एज प्रेशर कंट्रोल यूनिट भी होनी चाहिए। पीएच टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए, तो जो वहां पर एसिड बेस की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करे, एक प्रॉपर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के। देखिए जब बायोरिएक्टर में प्रोसेस होती है तो कैटाबोलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो उससे क्या होता है बेटा, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होगी तो बायोरिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आपको पता है अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर के चारों तरफ इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, जैसे कूल वाटर जो है वो बायोरिएक्टर के सराउंडिंग फ्लो करते हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन है ना। तो टेम्परेचर राइज होगा बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है और उसमें हीट जनरेट होती है। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होना जरूरी है, प्रेशर कंट्रोल यूनिट होना चाहिए और पीएच कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और आपने ये पढ़ा है कि एंजाइम फंक्शन ऑन स्पेसिफिक पीएच स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसीलिए हमें बायोरिएक्टर का पीएच और टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? कंट्रोल्ड डिवाइस सिस्टम होना चाहिए, पूरा डिवाइस मॉनिटर्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना, जिसका हर एक फंक्शन जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। ओके, और सैंपलिंग पॉट भी होना चाहिए। सैंपलिंग पॉट का मतलब है कि जैसे ये बायोरिएक्टर है तो यहां पर इस तरह से एक सैंपलिंग पॉट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बार बार हम बायोरिएक्टर का ढक्कन खोल खोल के देखेंगे भैया हाँ प्रोडक्ट कितना बन गया, बना है कि नहीं बना, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हम बार बार उसको ओपन करेंगे तो कंटामिनेशन आ जाएगा, जबकि इसकी बजाय होना क्या चाहिए, एक पोर्ट होना चाहिए, तो इसमें पेरियोडिकली हम ये चेक कर सकें भी अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, यानी इसमें सैंपल आना चाहिए, है ना। तो सीधा हमें पूरा बायोरिएक्टर ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम सैंपलिंग पॉट्स की स्टडी करके हम ये इसके सैंपल को स्टडी कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या चल रही है। इज दैट क्लियर? तो सैंपलिंग पॉट होना भी जरूरी है। तो एक आइडियल बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बताएंगे। एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम होना चाहिए, स्टीरर होना चाहिए मिक्सिंग के लिए, सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए विद प्रीकर्सर, ग्रोथ फैक्टर, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स, और अगर एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स नहीं मिलाया है तो फोम ब्रेकर होना चाहिए। पीएच टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए, कंट्रोल डिवाइस होना चाहिए पूरा, और सैंपलिंग पोर्ट होना चाहिए जो जिसके सैंपल को अपन स्टडी कर सके पेरियोडिकली। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोरिएक्टर एंड फर्मेंटर। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए अब बच्चों आपका जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दो तरह के बायोरिएक्टर का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक दे रखा है स्टीरर टैंक रिएक्टर और एक दे रखा है स्पार्स्ड स्टीरर टैंक। ये दो तरह के बायोरिएक्टर आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। तो ये आप डायग्राम तो एनसीईआरटी से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चलो रफ डायग्राम बनाता हूं। इस तरह से इस तरह का डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में है। मैंने एक लीनियर डायग्राम बनाया है, यहां से मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये एक बायोरिएक्टर है, इस बायोरिएक्टर में ये ऊपर इसका हेड है जिसको हेड स्पेस बोला जाता है, और जो मीडियम है वो इतना आपको कल्चर इतना आपको भरना है,
हेड स्पेस में आपको न्यूट्रिएंट नहीं लेना है, हेड स्पेस खाली रखा जाता है ताकि अगर कोई फॉर्म बने तो वो यहाँ पर फॉर्म इकट्ठे होते रहेंगे। तो हेड स्पेस में क्या होगा, फॉर्म कलेक्ट होता है। तो हेड स्पेस में न्यूट्रिएंट नहीं रखना है, हेड स्पेस खाली रखना होता है। इज दैट क्लियर? और यहां पर ये शार्प ब्लेडेड, ठीक है ना, इंपेलर लगा हुआ है, शार्प ब्लेडेड इंपेलर है। इंपेलर मिक्सिंग का काम करेगा, लेकिन यहां पर शार्प ब्लेड है तो ये फॉर्म ब्रेकर का काम करेगा, यानी इससे फॉर्म ब्रेक होगा। ठीक है ना, किसका काम करेगा ये? फॉर्म ब्रेकर का काम करेगा, इससे फॉर्म ब्रेक होगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये फ्लैट ब्लेड है, इंपेलर है, जो स्टीरर का काम करेगा, स्टीरर यानी मिक्सिंग का काम करेगा। इज दैट क्लियर? कल्चर को मिक्स करेगा, राइट? यहां से हम स्ट्राइल एयर देंगे, सॉरी स्ट्राइल एयर मतलब कंटामिनेशन फ्री एयर देंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगा, यानी इससे O2 सप्लाई होगा। अभी जो मैंने बताया था ना, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। मिक्सिंग के लिए इंपेलर हो गया, इंपेलर मिक्सिंग करेगा, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर ये एसिड बेस कंट्रोल है, एसिड बेस कंट्रोल के लिए है, राइट। ये आउटलेट सिस्टम है, ये इनलेट सिस्टम है। यहां से आप इसको स्टीम दे सकते हैं, स्टीम कंटामिनेशन फ्री करने के लिए, है ना, स्टरलाइजेशन के लिए, स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए आप दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये मीडियम इनलेट करना है, ये मीडियम आउटलेट करना है, ठीक है। ये मोटर लगी हुई है, मोटर से इंपेलर चलेगा। ये प्रेशर कंट्रोल यूनिट हो गई। ये सपोज करो आपने टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट बना ली, और यहां पर सैंपलिंग पोर्ट हो सकता है आपका। सो आप देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बातें बताई थी, वो सारी आइडियल कंडीशन एक बायोरिएक्टर में होती है। देखिए, प्रेशर कंट्रोल यूनिट है ना, और पीएच कंट्रोल यूनिट है, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, सैंपलिंग पोर्ट है ना, फॉर्म ब्रेकर भी है, इंपेलर है मिक्सिंग के लिए, है ना, O2 सप्लाई के लिए आप एयर दे रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, है ना, और स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम दे रहे हैं आप इसको, ठीक है। इनलेट आउटलेट सिस्टम भी है मीडियम का। तो दैट इज स्टीरर टैंक, दैट इज स्टीरर टैंक या स्टीरर बायोरिएक्टर बोलते हैं इसको। तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम है आपका, तो आपको मैंने इसकी आउटलाइनिंग बता दी है ना। तो और ये नीचे से कर्व्ड होता है, क्या होता है? कर्व्ड होता है, कर्व शेप का बॉटम होता है इसका, जो कि मिक्सिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? कर्व्ड बॉटम होता है इसका। इज दैट क्लियर? और हेड स्पेस में मीडियम नहीं डालना होता है, क्योंकि हेड स्पेस में फॉर्म इकट्ठे होते हैं जब मिक्सिंग होती है तो, ठीक है। और ये आपका कल्चर हो गया पूरा, ठीक है ना, जिसमें सेल्स है और मीडियम है। इज दैट क्लियर? कल्चर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज स्टीरर टैंक। समझ गए अच्छे से? ओके। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक और दे रखा है बेटा, स्पार्ज्ड वाला, तो उसको भी अपन बता देते हैं। तो स्पार्ज्ड में क्या है, देखो सिंपल सा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इस तरह से। ये आपका कल्चर है, यहां पर ये एयर बबल्स बनेंगे, स्मॉल साइज में। तो देखो बेटा, स्पार्ज क्या होता है और नॉर्मल स्टीरर में क्या फर्क? ये है तो ये भी स्टीरर, लेकिन ये स्पार्ज स्टीरर है। स्पार्ज स्टीरर का मतलब क्या होता है वो देखिए। स्पार्ज का मतलब होता है कि इसमें ऐसे फाइन ट्यूब्स हैं, इसमें ये ट्यूब लाइक इंपेलर है जिसमें पोर है,
ये पोर्स है इसमें। तो जब ये इम्पेलर चलेगा, एयर सप्लाई करेंगे, ये इम्पेलर चलेगा, तो ये जो पोर्स है, इन पोर्स से एयर जो है वो मीडियम में आएगा, यानी यहां से एयर आएगा, किसमें आएगा, कल्चर में आएगा। और जब ये एयर कल्चर में आएगा तो फिर बबल्स प्रोड्यूस होगी, और जो बबल्स होती है वो स्मॉल साइज की बबल्स बनेगी, और बबल्स जो होती है इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऊपर नहीं समझा मतलब ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ये ज्यादा होगी। तो बेटा ये बेस्ट माना जाता है नॉर्मल स्टीरर से, ध्यान रखना, जो स्पार्ज स्टीरर है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें एयर बबल्स बनती है, और एयर बबल्स बनती है तो उसका बबल जो स्मॉल एयर बबल्स बनेगी, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर इनका ज़्यादा होगा तो फिर बेटा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सेल्स को ज़्यादा रहेगी। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना है आपको, अच्छा आइडियल ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो फिर स्पार्ज स्टीरर टैंक बेटर माना जाएगा बेटा एज कंपेयर नॉर्मल स्टीरर टैंक। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स। बस यही प्रिंसिपल है, इसका आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा सेम होगा। इसमें भी पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल यूनिट्स होगी, इसमें भी सारा वही सिस्टम है। बस मैंने इसको सिंपल इसलिए बनाया कि मैंने केवल आपको स्पार्जर का कॉन्सेप्ट समझाना था। स्पार्ज का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा इंपेलर होगा जिसमें स्मॉल पोर्स होंगे, तो एयर उनके थ्रू कल्चर में आएगी तो बबल्स बनेंगे, और बबल्स बनने के कारण जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये एक और मैंने आपको समझाया जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। इज दैट क्लियर? तो ये दो रिएक्टर है। तो यहां तक आप बेसिक बातें सारी सीख गए। अब देखो बेटा, इसके बाद अब बात आती है फर्मेंटेशन प्रोसेस की। अब देखो बेटा, जो फर्मेंटेशन वर्ड है आपने 11th में भी रेस्पिरेशन में पढ़ा है। फर्मेंटेशन का मतलब है अनकंप्लीट ब्रेकडाउन इन एनॉर्बिक कंडीशन, यही था। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रेजेंट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्मेंटेशन जो है बेटा वो दोनों ही है, एरोबिक भी है और एनॉर्बिक भी है। वो डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट नेचर। आप फर्मेंटेशन एनॉर्बिक कंडीशन में भी कर सकते हैं और फर्मेंटेशन एरोबिक कंडीशन में भी कर सकते हैं, एंड डिपेंड ऑन सेल कि जिस सेल से आप प्रोडक्शन ले रहे हैं वो एरोबिक है या एनॉर्बिक है, उसी पर डिपेंड करेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस एयर के बेस पर दो तरह की होगी, एनएरोबिक और एरोबिक। एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस और एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा सेल नेचर पर कि आप जिस सेल का कल्चर कर रहे हैं वो एरोबिक है या वो एनॉर्बिक है, राइट? तो दोनों तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सकती है। अगर आप एनॉर्बिक फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा रिएक्टर लेना पड़ेगा जो एनॉर्बिक बायोरिएक्टर हो, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो। और अगर आपको एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस करना है तो फिर आप ऐसे बायोरिएक्टर यूज करेंगे जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो। तो अभी आज जो आपने दोनों बायोरिएक्टर पढ़े वो दोनों एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए डिजाइंड है, मतलब जिनमें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी करवानी है। इज दैट क्लियर? यानी एनॉर्बिक प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? ओके। तो एयर के बेस पर दो तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। इसी तरह बेटा मीडिया के बेस पर, मीडिया के बेस पर, न्यूट्रिएंट मीडिया के बेस पर, तो न्यूट्रिएंट मीडिया के बेस पर बेटा ये क्या हो सकती है? देखो, ब्रॉथ यानी लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। हमारा जो मीडिया है वो लिक्विड भी हो सकता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो सॉलिड भी हो सकता है, और न्यूट्रिएंट मीडिया सेमी सॉलिड भी हो सकता है। तो इस बेस पर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो तीन तरह की हो जाएगी। ब्रॉथ फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर लिक्विड मीडियम, सॉलिड फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर सॉलिड मीडियम,
एंड द सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द सेमी सॉलिड मीडियम। और बच्चों ध्यान रखना, हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट बायोरिएक्टर डिजाइन होता है। लिक्विड के लिए अलग बायोरिएक्टर होगा, सॉलिड के लिए अलग होगा, सेमी सॉलिड के लिए अलग होगा। एज लाइक एनॉर्बिक के लिए अलग था और एरोबिक के लिए अलग था, है ना। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग टाइप का बायोरिएक्टर डिजाइन होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो मीडिया के बेस पर हो गया, एयर के बेस पर हो गया। अब कल्चर प्रोसेस के बेस पर देखो, कल्चर प्रोसेस के बेस पर। अब इसके बेस पर तीन होता है, देखो, एक होता है बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस, और एक होता है फीड बैच। So there are three main important fermentation process: batch fermentation process, continuous fermentation process and feed batch fermentation process. Now सबसे पहले देखो बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, बैच मतलब स्टेबल यानी स्थिर। ओके, इसमें हम जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये सेल्स है, तो इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा कल्चर। ठीक है ना। तो बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस वो है जिसमें कल्चर यानी सेल्स और मीडिया दोनों ही हम एक बार जितना लेना है ले लिया, उसके बाद ना इनलेट करेंगे ना आउटलेट करेंगे, ये फिक्स रहेगा। यानी इसमें नो इनलेट और नो आउटलेट, ना ही इनलेट करना है ना ही आउटलेट करना है। एक बार जो मीडिया और सेल कंपोजिशन हमने ले लिया वो स्टेबल रहेगा। दैट इज बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो बैच प्रोसेस है बेटा, ये लार्ज स्केल के लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिर ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी, ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें वही जो ग्रोथ करवाएगा, देखो आपका एक बार ग्रोथ स्टार्ट होगी, फिर एक्सेलरेट होगी और फिर स्टेबल हो जाएगी और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाएगा। तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी बेटा, क्योंकि एक बार मीडिया यूज हो गया, ठीक है, और फिर सेल्स नंबर भी बढ़ते जाएंगे, हैबिटेट भी कम पड़ जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन जाएंगे, तो ग्रोथ कांस्टेंट होने के बाद डिक्लाइन होने लग जाती है। तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये आइडियल नहीं है। बैच प्रोसेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आइडियल नहीं है, ये केवल लेबोरेटरी स्केल तक चल सकता है। इज दैट क्लियर? लेबोरेटरी लेवल तक ये बैच प्रोसेस आइडियल है, लेकिन उसके बाद अगर आप लार्ज स्केलिंग की बात करें तो ये इतना आइडियल नहीं है, और इसमें ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ हैबिटेट एंड ड्यू टू द टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेल इन मीडिया। इज दैट क्लियर? तो बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस समझ गए। इसके बाद क्या आता है बेटा, देखो फीड बैच में पहले बता देता हूं आपको, फिर कॉन्टिन्यूअस पे बात करेंगे। फीड बैच, इसको देखिए, जैसे ये रिएक्टर है, तो इसमें ये हमारा कल्चर है। कल्चर मतलब दो चीजें हो गई, सेल्स हो गई और मीडिया हो गया। अब देखो आप इसका नाम देखिए, क्या है, बैच। बैच मतलब स्टेबल, मतलब कल्चर को स्टेबल रखना है, राइट। फीड मतलब फीडिंग करानी है, फीडिंग मतलब सेल्स नहीं डालनी है। फीड क्या होता है, न्यूट्रिएंट, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट ऐड करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट ऐड करते रहेंगे इसमें, और बाकी चीज आउटलेट नहीं होगा इसमें। क्या होगा, नो आउटलेट, इसमें ओनली न्यूट्रिएंट ऐड करते रहेंगे अपन, है ना। आउटलेट कुछ भी नहीं करेंगे तो बैच हो गया कि नहीं हो गया, और केवल न्यूट्रिएंट ऐड करते रहेंगे तो फिर ये क्या हो गया, फीड बैच हो गया, यानी केवल न्यूट्रिएंट इसमें डालते रहना है हमें, राइट। तो इससे जो बैच कल्चर में कमी थी, क्या कमी थी बैच कल्चर में, कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ग्रोथ रुक जाती थी, लेकिन आप इसमें न्यूट्रिएंट डालते जा रहे हैं तो इसमें ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है
कि इसकी डीएसपी टफ हो जाएगी। डीएसपी क्या होता है? प्रोडक्ट की रिकवरी करना, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इतने ज़्यादा मीडियम के अंदर प्रोडक्ट को रिकवर करना, प्रोडक्ट को प्यूरिफाइड करना, वो थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा, मतलब इसकी डीएसपी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए भी फीड बैच को भी इतना आइडियल नहीं मानते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? ओके। अब बारी है अपनी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की। जो कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस है, देखिए नाम देखिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसी होगी देखो, जिसमें इनलेट भी होगा और आउटलेट भी होगा, राइट? लगातार हम इनलेट करते रहेंगे, लगातार हम आउटलेट करते रहेंगे, इससे वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा, ठीक है? इनलेट आप पूरे कल्चर को कर सकते हैं, कल्चर मतलब सेल्स को भी कर सकते हैं, मीडिया को भी कर सकते हैं, और आउटलेट भी आप दोनों को कर सकते हैं, सेल प्लस मीडिया। सो दैट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस समझ गए ना, कि इनलेट भी चलता रहेगा और आउटलेट भी चलता रहेगा, राइट? और ग्रोथ लगातार इसमें चलती रहेगी, डीएसपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लार्ज स्केल के लिए सबसे बेहतर प्रोसेस है, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को आइडियल माना जाएगा बेटा, आइडियल माना जाएगा, एंड मोर यूजेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। राइट? आजकल की जो इंडस्ट्री है उसमें मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ रही है बेटा। अगर ऑप्शन आ जाए कि कॉन्टिन्यूअस बेहतर है या मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बेहतर है, तो उसमें भी मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर कौन सी है? मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ज्यादा बेटर है। अब क्या होती है मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो देखिए कि इस तरह से होता है, देखो ये चेन होती है पूरी फर्मेंटर की, इस तरह से आगे और ऐड कर सकते हो आप। तो इस तरह से हो, देखो इसमें इनलेट किया, या आउटलेट कर सकते हो, फिर इससे इसमें आउटलेट करेंगे, फिर आउटलेट करके नए फर्मेंटर में, यानी कई फर्मेंटर इसमें जुड़े होते हैं। अब इसका मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का क्या फायदा, देखो ये मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा कि एक रिएक्टर में आप सेल की ग्रोथ करा सकते हो, इसमें सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। यानी ये जो रिएक्टर है इसमें सेल की ग्रोथ के लिए कंडीशन दीजिए, और जो दूसरा रिएक्टर है इसमें आप प्रोडक्शन ले लीजिए। मतलब समझिएगा, यहां सेल ग्रोथ कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि सेल जाती प्रोडक्ट बना देगी, पहले सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इसमें ग्रोथ की कंडीशन दीजिए, जैसे ही सेल ग्रो कर जाए उनको इसमें लाइए, यहां पर फिर जो ग्रोथ कर चुकी है वो सेल यहां क्या बनेगी, करेगी प्रोडक्शन, और यहां पे फिर से नई सेल क्या करेगी, ग्रोथ के लिए डाल दो। यानी एक फर्मेंटर में सेल ग्रोथ कर रही है, फिर जो सेल ग्रोथ कर जाए उनसे दूसरे फर्मेंटर में प्रोडक्ट बना लो, है ना, यानी इनको आउटलेट कर लीजिए, ठीक है, और फिर यहां पर वापस नई सेल इनोक्यूलेट कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? तो ये मल्टी स्टेप कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो मच बेटर, मोस्ट आइडियल फॉर लार्ज स्केलिंग, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए ये सबसे बेस्ट मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, राइट बच्चों? अब बेटा कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, चाहे आप बैच प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे फीड बैच कर रहे हैं, चाहे कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दो स्टेप होते हैं, एक डीएसपी और एक यूएसपी। कई दिनों से मैं बार बार बता रहा हूं ना, यूएसपी और डीएसपी। यूएसपी का मतलब है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, और डीएसपी का मतलब है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके दो पार्ट हो गए, यूएसपी और एक डीएसपी।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएसपी? यूएसपी का मतलब है, सिंपल मतलब है यूएसपी का मतलब है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, दैट इज यूएसपी, राइट? तो अब कैसे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, क्या स्टेप होंगे इसके? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा बेटा कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहला क्या काम होगा? सबसे पहला क्या काम होगा? हमें सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्हीं को बनाना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल का सिलेक्शन हो गया। नंबर 2, इसके बाद जो हमने सिलेक्शन किया है ना, उनमें हमें स्क्रीनिंग करनी है कि कौन सा माइक्रोबियल स्पीसीज इस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, अच्छी क्वालिटी का बना सकता है और अच्छे लेवल पर बना सकता है, स्केलिंग, है ना? तो फिर अब इसका होगा स्क्रीनिंग ऑफ डिजायर्ड सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्क्रीनिंग करनी है। कर लिया भाई। अब हम क्या चाहते हैं कि चलो वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी से तो अच्छा बना ही रहा है, हम क्यों ना उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें ताकि वो और बेहतर अच्छा बनाए। तो अब इसके अंदर तीसरा स्टेप आ जाएगा जेनेटिक इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या है? आरडीटी। आरडीटी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। किसकी हेल्प ले सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जीई मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प ले सकते हैं, राइट? मॉडिफिकेशन करा दिया। मॉडिफिकेशन के बाद भी अपन स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ मॉडिफाइड सेल। मॉडिफाइड जो सेल है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो सेल है, उसकी अपन स्क्रीनिंग कर लेंगे। यहां तक काम हो गया। ओके, अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो गया। अब हमें इसका क्या करना है बेटा? इसका जो कल्चर जो है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसको अपन क्या करेंगे? इसका स्टॉक कल्चर बना लेंगे। स्टॉक कल्चर मतलब इसको प्रिजर्व करके रख देंगे अपन। समझ गए एकदम अच्छे से? इसको फर्दर काम में लेना है तो इसका स्टॉक कल्चर बना लेंगे अपन, राइट? चलिए, ये काम हो गया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया। अगला क्या काम होगा कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोडक्ट लेना है, तो फिर हमें इसके लिए मीडिया भी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? तो फिर क्या होगा? देखो, 6 स्टेप, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडिया। अब हम आइडियल न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करेंगे जिसमें ये सेल अच्छे से ग्रो कर सके, तो हम अच्छा न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे, राइट? अब क्या करेंगे बेटा? अब हम इनोक्यूलम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? इनोक्यूलम। अब इनोक्यूलम डेवलपमेंट क्या होता है, जानते हो? नहीं जानते? ओके, देखो बेटा, एक बात सुनो कि आपका अभी जो ये स्टॉक कल्चर है, अभी जो आपका ये कल्चर है, ये सपोज करो 100 ml में, मान लिया कितने में? 100 ml में। लेकिन आप इसे बायोरिएक्टर में लेके जा रहे हैं जो 1000 लीटर वॉल्यूम रख रहा है। 1000 लीटर वॉल्यूम में आप इस सेल को ट्रांसफर करने वाले हैं, राइट? तो क्या ये सेल उसके लिए एडेप्टेबल है? क्या ये 1000 लीटर में ग्रो करेगी? क्या वहां पर ये फंक्शन करेगा? नहीं ना। तो पहले इसको हमें एक्टिव बनाना है, फंक्शनल बनाना है इसे लार्ज स्केल के लिए। तो देखो, 100 ml को पहले अपन 100 ml से सपोज करो कि 500 ml किया, सुन रहे ना मेरी बात? ठीक है, 1 लीटर किया, ठीक है। इसको थोड़े थोड़े बड़े मीडियम में हम इसका कल्चर कराएंगे, है ना? यानी कुल मिला के कहने के बाद पहले इसको लेबोरेटरी स्केल पर फंक्शनल बनाएंगे। किस पर? लेबोरेटरी स्केल पर फंक्शनल करेंगे इसको, यानी लगभग 1 लीटर मीडियम, 2 लीटर मीडियम, 5 लीटर मीडियम, समझ के लेबोरेटरी स्केल पर हम इसे फंक्शनल बनाएंगे। उसके बाद हम इसका पायलट स्केल क्या होता है कि
थोड़े बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, है ना। लेबोरेटरी स्केल से ज़्यादा वॉल्यूम होता है पायलट स्केल का, है ना। तो स्मॉल बायो रिएक्टर में अपन इसको ग्रोथ कराएंगे, यूँ समझिए स्मॉल बायो रिएक्टर, इसमें अपन इसकी ग्रोथ कराएंगे। और इसके बाद जब पायलट स्केल हमने कर दिया है, ठीक है, तो इसके बाद अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे लार्ज बायो रिएक्टर। सो दैट इज इनोक्यूलम डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं इनोक्यूलम डेवलपमेंट, यानी फंक्शनल कल्चर बनाना। भाई सीधे शब्दों में ध्यान से सुन लो, इनोक्यूलम का मतलब है कि जो सेल है हमारी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका फंक्शनल कल्चर बनाना लार्ज स्केल के लिए, लार्ज स्केल के लिए उसका फंक्शनल कल्चर बनाना, ठीक है ना। मैं वही ले लेता हूँ। खैर आप ये समझिए, लेबोरेटरी स्केल से पायलट स्केल बनाकर फिर उसको लार्ज बायो रिएक्टर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैं आपको इसका सिंपल मीनिंग बता देता हूँ, आपको पजल नहीं करता हूँ। इनोक्यूलम डेवलपमेंट का मतलब है हमें फंक्शनल कल्चर प्रिपेयर करना है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बस भाई इतना ध्यान रखो, ठीक है ना, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए आपको फंक्शनल कल्चर प्रिपेयर करना ही इनोक्यूलम डेवलपमेंट होता है, राइट। वो डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपको करना है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन भी हो जाएगा। सो दैट इज द बेसिक स्टेप ऑफ यूएसपी। प्रोडक्शन करने के क्या स्टेप है, ये 9 स्टेप मैंने आपको बताए। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये यूएसपी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है बेटा डीएसपी। क्या आता है हमारे पास इसके बाद? डीएसपी। डीएसपी मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब देखो, जब हमने बायो रिएक्टर में कल्चर ग्रो कराया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 फॉर्म में हो सकता है। या तो प्रोडक्ट सेल के अंदर हो सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट है सेल के अंदर, या फिर प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर हो सकता है। जो भी हो, हमें हमारा पहला काम होगा प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है, उस रिएक्टर से प्रोडक्ट निकालना है। चाहे वो सेल से निकालना पड़े तो सेल को ब्रेक करके निकालना पड़ेगा, या फिर लिक्विड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन जो टेक्निक यूज कर सकते हैं वो फिल्ट्रेशन, फ्लॉक्यूलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, है ना। ये टेक्निक आप यूज करेंगे, ये टेक्निक्स यूज करेंगे या मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। इनसे आप प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? फिल्ट्रेशन, फ्लॉक्यूलेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा, राइट। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ध्यान रखिएगा, एक ही मेथड को यूज करना है आपको। चलो मैं एक आपको बात पहले बता देता हूँ बेटा, ध्यान रखना, जितना कॉस्ट यूएसपी में आता है उतना ही कॉस्ट डीएसपी में आता है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए। अगर 50% कॉस्ट यूएसपी का है तो 50% कॉस्ट डीएसपी का है, समझ गए। और अल्टीमेट प्रोडक्ट पर तो दोनों कॉस्ट मिलाओगे। और इंडस्ट्री पर एक बात लागू होती है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, समझ गए, ये बात मैंने पहले ही कही। और डीएसपी एक ऐसा स्टेप है बेटा कि जिसमें कम स्टेप यूज करने हैं और आइडियल स्टेप यूज करना है। देखिए ध्यान रखना, क्या है? स्टेप कम हो और आइडियल हो, लो कॉस्ट हो, ये ध्यान रखना। वो स्टेप, वो मेथड लीजिए जो आइडियल हो, लो कॉस्ट वाली हो। मुद्दा कॉस्ट का है और क्वालिटी बेहतर हो, ये भी मुद्दा है। सस्ता सुंदर टिकाऊ, टिकाऊ भी होना चाहिए, समझ गए बात। तो ये वो है, ऐसा नहीं कि इसमें ढेर सारा लिख दोगे, तो ढेर सारा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मेन बात लिखनी है आपको कि भाई मैंने बताया ना अभी, अरे यार जितने ज़्यादा स्टेप लगाओगे उतना ही ज़्यादा लेबर लगेगी, कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप ही समझदार है।
है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट आइसोलेट हो गया। अब प्रोडक्ट आइसोलेट होने के बाद हमें करना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, है ना, इसकी इंप्योरिटीज रिमूव करनी है। क्या रिमूव करनी है? इंप्योरिटीज को रिमूव करना है हमें, राइट। वो करने के बाद फिर आता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई करना है प्रोडक्ट को, इसके लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो, ड्राइंग मेथड यूज कर सकते हो, इवेपोरेशन यूज कर सकते हो, राइट। सो देयर आर मेनी मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये प्यूरिफिकेशन के मेथड है। कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन कोई सुटेबल मेथड यूज करना है ना, जिसमें कम कॉस्ट और हाई प्यूरिफिकेशन लेवल, राइट। क्रोमेटोग्राफी, ड्राइंग, इवेपोरेशन, ठीक है ना, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या वंस अगेन यू कैन यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो वो डिपेंड करता है भाई। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, कि डीएसपी की प्रोसेस डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डीएसपी होती है, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखिएगा। डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, समझ गए ना बात। सबके लिए एक जैसी प्रोसेस नहीं होगी, करेक्ट। तो मैं वही तो इसलिए बार बार मैंने कई सारे मेथड दे रहा हूं ना, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मेथड यूज होगा। अगर कोई मान लो हीट लेवाइल प्रोडक्ट है जो टेम्परेचर से डैमेज हो सकता है, तो फिर क्यों आप इवेपोरेशन की प्रोसेस यूज करोगे, क्यों डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करोगे? आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूज होगा। चलो भाई, प्यूरिफिकेशन हो गया। प्यूरिफिकेशन के बाद आप क्या करेंगे? अगला स्टेप जो आएगा आपका, फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल जैसे ड्रग्स, ठीक है ना। तो जो ड्रग्स का सपोज करो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके साथ प्रिजर्वेटिव मिलाने जरूरी है आपको, जो कि जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। इसके बाद क्वालिटी टेस्ट होगा, क्वालिटी टेस्टिंग। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट क्वालिटी टेस्टिंग होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट डीएसपी होगा, ध्यान रखना, है ना। तो क्वालिटी टेस्टिंग के बाद फिर क्या होगी बेटा? फिर तो पैकिंग होगी और मार्केटिंग। तो इनको आपको स्टेप में याद रखना है बेटा। देखो, कर्म इधर उधर मत कर देना। ऐसा नहीं कि पहले प्यूरिफिकेशन बाद में आइसोलेशन, ऐसा नहीं। सीक्वेंस ध्यान रखना है। पहला स्टेप प्रोडक्ट का आइसोलेशन, फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, फिर प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन, फिर फॉर्मुलेटेड करो प्रिजर्वेटिव के साथ, फिर क्वालिटी टेस्टिंग, और फिर पैकिंग और मार्केटिंग। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही पैकिंग मार्केटिंग होगा, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो ये डीएसपी के स्टेप है। सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके सीबीएसई में, अगर आता है तो डीएसपी के स्टेप पूछेगा। डीएसपी के क्या पूछेगा? स्टेप। तो आपको ये स्टेप लिखने हैं बस, कितने? 6। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। कॉम्पिटिटिव में भी आएगा तो सीक्वेंस वाइज पूछ सकता है आपको, या प्रिजर्वेटिव का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। प्रिजर्वेटिव किसके साथ लिया जाता है? ड्रग्स के साथ। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, है ना। एक वो क्वेश्चन ध्यान रखना कि डिफरेंट क्वालिटी टेस्टिंग एंड डिफरेंट डीएसपी प्रोसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना, सबके लिए सेम नहीं होगा, राइट, करेक्ट। या मेथड पूछ सकता है कि भाई प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। इज दैट इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन भी आता है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट मेथड। ओके, समझ आ गया एकदम अच्छे से? प्रोडक्ट आइसोलेशन के लिए क्या मेथड यूज करोगे? तो फिल्ट्रेशन, फ्लोकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। मेरे सारे लेक्चर आप देखिएगा, कोई डाउट्स है तो ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट भी लगा लेना, ठीक है। अच्छे से बेटा इसको करना है आपको, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी
इम्पॉर्टेंट है। CBSE में तो खैर मार्क्स फिक्स हैं ही हैं और नीट में भी इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।